नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। किसी कार्य को करने वाला यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है कारक कहलाता है, ठीक है। प्रश्न पूछता है कि जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है, जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है क्या कहलाता है? कारक कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कि राम खाना खाता है, सूरज किताब पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे कारक के प्रकार प्रश्न आया हुआ था कारक के प्रकार, ठीक है। कारक के प्रकार, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और उसका नाम भी याद रखने का एक ट्रिक आपको हम दे देते हैं। यहाँ से कारक का नाम आप हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, कारक के भेद का 8 भेद है और उसका नाम याद रखने का एक ट्रिक है, ठीक है। क्या है? तो ट्रिक है, आपको यहाँ पे देख लीजिए, आपके लिए बना दिए हैं हम, जिससे कि आप कभी भुलाए नहीं। आपको अधिक शंका है, ठीक है। बहुत सा बात में ऐसा आपको सुनने को आता है कि आपको बहुत अधिक शंका हो रहा है या आपको अधिक शंका है। चलिए, इसी पर याद कर लेंगे हम लोग कारक के भेद। किस पर? आपको अधिक शंका है उस पे। आपको में आप है, उससे होगा अपादान कारक, ठीक है। अधिक में और अधिक से हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। अधिक से हो जाएगा अधिकरण कारक। और शंका में 2 अक्षर है स और क, ठीक है। तो संग से देखिए हो जाएगा संबंध कारक, संग से ही हो जाएगा संबोधन कारक, और संग में स से हो जाएगा संप्रदान कारक। स वाले को एक जगह रख लेना है। और क जो यहाँ पर है क, उससे हो जाएगा देखिए यहाँ पे कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, ठीक है। तो ये कितना हो गया? तो आप यहाँ पर देखिएगा 3 3 6 और 2 8 हो गया ना, 8 भेद। एक बार फिर से देख लीजिए। आपको अधिक शंका है, ठीक है। आपको में आप से हो गया अपादान कारक, अधिक से हो गया अधिकरण कारक। शंका में देखिए, शंका में आपको जो है 2 गो, संग से अलग याद रखिएगा और का से अलग याद रखिएगा। तो संग से याद रखिएगा तो संबंध कारक, संबोधन कारक और संप्रदान कारक, ठीक है। संबंध कारक, संबोधन कारक और संप्रदान कारक। और क से याद रखिएगा तो कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। 3 3 6 7 8 हो गया ना। चलिए देखिए यहाँ पे नाम, तो क वाले को पहले हम देखेंगे यहाँ पे। तो क से हो जाएगा कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। हो गया ना। तो कितने हो गए? 8 हो गए। 8 का नाम याद रखने का आपको यहाँ पे ट्रिक आपको हम बता दिए कि आपको अधिक शंका है। आपको में अ से अपादान कारक, अधिक से अधिकरण कारक और संग से हो जाएगा संबंध, संबोधन और संप्रदान, तीनों हो जाएगा। और क से हो जाएगा कर्ता, कर्म और करण, ठीक है। इस तरह से याद रख लीजिएगा। क्लियर? चलिए, प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न भी साथ में, कारक का प्रभाव किस पर पड़ता है? देखिए, प्रश्न यही हमने पूछा था कि कारक का प्रभाव किस पर पड़ता है? संज्ञा पर, सर्वनाम पर, क्रिया पर या कोई नहीं। तो कारक जो होता है उसका प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कारक का प्रभाव उसके क्रिया पर पड़ता है, जो करने वाला होता है, ठीक है। चलिए, कारक के कितने भेद होते हैं? प्रश्न है, देखिए कारक के कितने भेद होते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। कारक के 8 भेद होते हैं। राइट आंसर इसका सी हो गया। रामू ने अपने बच्चों को पीटा, कौन सा कारक है? रामू ने अपने बच्चों को पीटा, कौन सा कारक है? देखिए यहाँ पे ने लगा हुआ है, ने से यहाँ पर हो जाएगा देखिए आपका कर्ता
कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। लेकिन एक और है, देखिएगा, कर्ता कारण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? सभी का विभक्ति चिन्ह याद कर लीजिएगा। तो कर्ता ने यानी कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्म को, ठीक है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। सभी का विभक्ति चिन्ह इसमें क्लियर होते चलेगा जैसे जैसे आपको यहाँ पे कारक होते चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने होता है, इसका विभक्ति चिन्ह ने होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, राम ने पत्र पढ़ा, तो ये आपको कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पे ने लगा हुआ है। क्लियर? चलिए, गोपाल ने राधा को बुलाया, गोपाल ने राधा को बुलाया, यह कैसा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक। ठीक है, यहाँ पर देखिए राधा को बुलाया, राधा को बुलाया। ठीक है, जब किसी संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसके बाद जैसे आपका कारक चिन्ह को लगा हुआ है तो उसमें आपको कर्म कारक में डालना है। किस में डालना है? कर्म कारक में। तो को का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, इसलिए यह जो है आपका कर्म कारक में चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए क्या कहा जाता है? वह व्यक्ति या वस्तु जिस पर की गई क्रिया का सीधा संबंध कर्म पर पड़ता है तो कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, की गई क्रिया का सीधा संबंध कर्म पर पड़ रहा था, इसलिए कर्म कारक को कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, को, से या के लिए। ठीक है, तो कर्ता ने होता है, कर्म को होता है। ठीक है, तो को हो जाएगा किसका विभक्ति चिन्ह? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को हो जाएगा। चलिए, अगला है करण कारक। करण कारक वह साधन जिससे क्रिया होती है या जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। ठीक है, यदि किसी की सहायता से आप कोई काम कर रहे हैं, वाक्य से आपको देखिए पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि किसी की सहायता से हम कोई काम कर रहे हैं, तो वह आपको से का वहाँ पर जो प्रयोग होगा वह करण कारक के लिए होगा। ठीक है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह देखिए होता है से या के द्वारा। मतलब किसी साधन से आप काम कर रहे हैं तो भी करण कारक है, किसी साधन के द्वारा काम कर रहे हैं तो भी करण कारक होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, यहाँ पर बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। देखिए, बच्चा खिलौना से खेल रहा है, यहाँ पर से आया है। तो से बहुत सा कारक में है, लेकिन आपको पता करना है कौन सा कारक होगा। तो से मतलब देखिए खेलने का साधन क्या है? खिलौना। मतलब खेल रहे हैं लेकिन किसी साधन से। तो अगर किसी साधन से कोई काम कर रहे हैं और से आ रहा है तो वह आपका करण कारक में जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला, पत्र कलम से लिखा गया। पत्र कलम से लिखा गया। ठीक है, लिखने का साधन का प्रयोग क्या है? कलम। लिखने का साधन कलम है, इसलिए यह आपका करण कारक है। राम ने रावण को बाण से मारा। मारा किस चीज़ से? बाण से। किससे मारा? बाण से। तो यह साधन है, बाण क्या चीज़ है? साधन है, इसलिए यह करण कारक है। रमेश सारी जानकारी पुस्तक से लेता है। रमेश सारी जानकारी पुस्तक से लेता है। जानकारी का साधन क्या है रमेश का? पुस्तक। तो किसी साधन से यदि कोई काम किया जा रहा है, किसी साधन से कोई काम यदि किया जा रहा है तो वो समझिए आपका करण कारक है, अगर से आया हुआ है तब। कन्फर्म याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी करण कारक का प्रयोग से के लिए होता है या किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है उसके लिए होता है। ठीक है, तो करण कारक का प्रयोग से के लिए होता है। प्रश्न है, श्याम बाइक से बाजार जाता है। श्याम बाइक से बाजार जाता है, कौन सा कारक है बताना है। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। श्याम बाइक से बाजार जाता है। बाजार किसी साधन के द्वारा जाया जा रहा है, वह साधन क्या है? बाइक है, इसीलिए कर्ता का यहाँ चिन्ह किसका लगा हुआ है? से लगा हुआ है। से किसके लिए आएगा यहाँ पर? तो करण कारक के लिए आएगा। अगर किसी साधन से आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर से लगा है, तो इसलिए यह करण कारक होगा। तो श्याम बाइक से बाजार जाता है, यानी बाजार जाने का साधन प्रयोग किया गया है, यह करण कारक होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, को, से के द्वारा, कोई नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ये हो गया आपका करण कारक का विभक्ति चिन्ह। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कारक है संप्रदान कारक को देख लीजिएगा। देखिए कारक से एक प्रश्न रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा, इसलिए
आप कारक को कंफर्म कर लीजिए, एक दो बार आप सुन लीजिएगा, कारक आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कारक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आएंगे, जिसमें आपको विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया है आप उसको बना करके देखिएगा। आपको कारक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर थ्योरी क्लासेज आपने अच्छा से कर लिया तो, इसलिए सभी कोई ध्यान से देखेंगे। जहाँ दिक्कत होगा जरूर कॉल कर लेंगे, ठीक है। संप्रदान कारक, संप्रदान, देखिए प्रदान, संप्रदान मतलब, प्रदान मतलब लेन देन करना, लेन देन करना, ठीक है। तो संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। यदि किसी को आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो वह संप्रदान कारक का होता है। संप्रदान कारक का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। अगर किसी से कोई भी लेन देन आपने किया है तो वह संप्रदान कारक होगा, ठीक है। ये जब वाक्य में देखिए, जब वाक्य से आपको लगे कि इसमें किसी को हम कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको आप संप्रदान कारक में रख दीजिएगा, ठीक है। वाक्य जब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि हमने किसी को कुछ दिया है या किसी के लिए कुछ किया है तो वह संप्रदान कारक में चला जाएगा। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए या को भी होता है, ठीक है, के लिए या को भी होता है, ठीक है। लेकिन वाक्य से क्या पता चलेगा कि हमने किसी को कुछ इसमें दान दिया है, दान दिया है या लेन देन किया है तो वह आपको संप्रदान कारक में जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं उदाहरण के लिए, रमेश अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदा। देखिए रमेश अपना बेटा को क्या दे रहा है, साइकिल खरीदा, मैंने कुछ दिया, ठीक है। तो देने के सेंस में जो भी आएगा वो संप्रदान आएगा। मालिक ने नौकर को वेतन दिया, इसमें भी कुछ दिया जा रहा है, जिसमें जिस कारक वाक्य को पढ़ने पर लगे कि इसमें किसी को कुछ दिया जा रहा है, लेन देन किया जा रहा है तो संप्रदान कारक है। राम अपनी पत्नी को साड़ी दिया, इसमें भी दिया, राम ने साड़ी दिया, दिया देखिए दिया, तो जिसमें कुछ दिया जाए, एक दूसरे का आदान प्रदान हो रहा है, किसी को कोई कुछ दे रहा होता है तो वह संप्रदान कारक में चला जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रश्न एक आया हुआ है, रमेश नौकर को वेतन दिया कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, ठीक है। तो ये रमेश नौकर को वेतन दिया, किस वाक्य से लग रहा है कि रमेश ने यहाँ पर नौकर को कुछ दिया है, तो अगर रमेश ने किसी को कुछ दिया है तो वह आपका किस कारक में चला जाएगा, संप्रदान कारक में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, के, कौन, के लिए, ठीक है। तो इसमें कौन आ जाता है, के आ जा, के लिए, ठीक है। किसी के लिए कोई कुछ दे रहा होता है तो ये संप्रदान कारक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपादान कारक। याद रखिएगा कारक को, कारक से एक भी छूटे नहीं, इसलिए आपको एकदम आपको जो है सिंपल भाषा में बता दे रहे हैं जिससे कारक आप कंफर्म हो जाए, नहीं तो किताब देखिएगा तो नहीं पता चल पाता है, ठीक है। आपादान कारक, देखिए आपादान कारक क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो सबसे ज़्यादा बार आने वाला आपादान कारक ही है, ठीक है। देखिए आपादान कारक में क्या होता है कि जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप में किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है वहाँ अपादान कारक होता है, ठीक है। जब कोई दो वस्तु पहले से एक साथ हैं और अचानक अलग अलग हो जाए, बिलगाव हो जाए, तो वह आपका जो है अपादान कारक कहलाएगा, क्योंकि वहाँ भी विभक्ति चिन्ह से रहेगा। अब बताइए से कै गो में हो जा रहा है, करण कारक में भी से हो जा रहा है और यहाँ पर अपादान में भी से हो जा रहा है, तो दोनों को समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पर अपादान में क्या होगा, अलग अलग होगा, अलगाव होगा, बिलगाव होगा, ठीक है, तो वह अपादान कारक में जाएगा, ठीक है। और क्या है, देखिए जब कोई भी चीज़ अलग अलगाव होती है तो अपादान कारक कहलाता है। जब कोई भी चीज़ अलग अलग हो जाता है तो वह अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक नोट्स है जिसको आप अच्छा से कंप्लीट कीजिएगा, अच्छा से समझिएगा, ठीक है। देखिए अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, याद रखिए, और करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन करण कारक में से का प्रयोग साधन के लिए, मतलब कोई साधन से काम कर रहा होता है, जबकि अपादान कारक में से का संबंध अलगाव या बिलगाव या अलग अलग होने के लिए होता है। दोनों में से है, से मतलब करण कारक में साधन से कोई काम कर रहा होगा और यहाँ से का मतलब होगा कि एक दूसरे से कोई ना कोई अलग हो रहा होगा, ठीक है। चलिए जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, सुरेश बाइक से गिर गया, ठीक है, यहाँ पे से आया, बाइक से गिर गया। अब बताइए, अभी बाइक के साथ था, ये बाइक है तो इस पर अभी हम थे साथ में था,
लेकिन अब क्या हुआ, गिर गया, तो ये बाइक किधर हो गया और ये इधर हो गया, तो अलगाव हो गया, बिलगाव हो गया, अलग अलग हो गया। बाइक अलग हो गया, सुरेश अलग हो गया। तो ये जब अलग होगा, अलगाव होगा, तो वो अपादान कारक होगा, और वहाँ पर से जो है वो अपादान कारक के लिए से आया है। ठीक है, चलिए अभी देखिए, सांप बिल से बाहर निकला। ठीक है, सांप अभी था इसी बिल के अंदर था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, सांप बाहर निकल गया, तो बिल खाली हो गया और सांप अलग हो गया, यानी बिल भी अलग हो गया और सांप भी अलग हो गया। तो एक दूसरे से अलगाव हो गया, सांप अलग हो गया, बिल अलग हो गया। तो ये आपका जो है, ये आपका अपादान कारक के लिए हो रहा है। ठीक है, आसमान से बिजली गिरती है, आसमान से बिजली गिरती है। अभी बिजली कहाँ थी, आसमान में थी, साथ में थी। एक जगह बिजली कहाँ हुई, आसमान अलग हो गया, बिजली यहाँ धरती पर गिर गया। तो ये अलग हुए, आसमान अलग हुए, बिजली अलग हो गई। ठीक है, तो इसलिए यह आपका जो है अपादान कारक में जाएगा। ठीक है, रमेश रीता से संबंध तोड़ लिए। रमेश और रीता में अभी संबंध था, अब क्या हो गया, संबंध तोड़ लिए, मतलब रमेश अलग और रीता अलग, तो एक दूसरे से अलगाव हो गया, बिलगाव हो गया, इसलिए यह अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है। देखिए, यही प्रश्न जो है अब तक 1001 बार पूछा गया है कहीं भी एग्जाम में। तो अभी देखिए क्या था, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। ठीक है, एक पेड़ था, इस तरह से पेड़ था, इसमें पत्ते भी थे, लेकिन अब क्या हो गया कि पेड़ रह गया और पत्ता यहाँ पर आ गए। तो ये पेड़ से पत्ता क्या हुआ, अलग हुआ। तो जिसमें वाक्य में लगे कि किसी से कोई चीज़ अलग हो जा रहा है, तो वहाँ पर से का जो प्रयोग किया गया है वो अपादान कारक के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न को बताइएगा, यहाँ आंसर क्या होगा। रमेश कुर्सी से गिर गया, कौन सा कारक है बताइए, संप्रदान, आपादान, संबंध या करण कारक। ठीक है, रमेश कुर्सी से गिर गया, अभी तो कुर्सी किसके साथ था, रमेश के साथ था, इस पर रमेश बैठे हुए थे, लेकिन गिर गया तो कुर्सी अलग, रमेश अलग, तो अलगाव हो गया, बिलगाव हो गया। तो ये हो गया आपका अपादान कारक, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, रमेश और कुर्सी दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे। अभी क्या था, देखिए लिखा हुआ, रमेश और कुर्सी दोनों अभी एक दूसरे से सटे हुए थे जब बैठे हुए थे, लेकिन गिरने के बाद वे एक दूसरे से अलग हो गए हैं, अतः अपादान कारक यहाँ पर काम कर रहा है। क्लियर, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, को, से या के लिए। ठीक है, तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाता है, से होता है, और करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। दोनों में डाउट जो था उसको हमने क्लियर कर दिया गया है, इसलिए आप सभी कारक का डाउट अवश्य क्लियर रखिएगा, जो आता है वो कंफर्म होते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कारक का नाम है संबंध कारक। नेक्स्ट कारक क्या है, संबंध कारक। किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है, एक दूसरे से संबंध बताने वाले को संबंध कारक कहते हैं। अगर किसी दो वस्तु के बीच संबंध, किसी दो व्यक्ति के बीच संबंध, किसी रिश्ते नाते का संबंध यदि आ रहा है तो वो संबंध कारक है। ठीक है, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, वह राम का बेटा है, ये बेटा किसका है, राम, यानी बेटा का संबंध राम से है, और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का आया है, तो का, के, की, रा, रे, री बीच में लगता है, तो ये आपका संबंध कारक है। और आपको देखिए यहाँ पर ऐसे ही पता चल रहा है वह राम का बेटा है, मतलब एक दूसरे में क्या है, संबंध है, राम का संबंध है। यह सुरेश की बहन है, सुरेश का बहन के साथ संबंध है। यह नरेश का भाई है, ये संबंध बता रहा है। ठीक है, तो जिसमें वाक्य को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें संबंध बताया जा रहा है तो वो संबंध कारक में जाएगा। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या होगा, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, चलिए प्रश्न है, वह मेरी माँ की बहन है। एक संबंध बता दिया कि वह कौन है, तो मेरी माँ की बहन है। संबंध बताया जा रहा है तो कौन सा कारक है, हमने बताया जिसमें संबंध बता रहा हो वो संबंध कारक में जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा, संबंध कारक होगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है इसलिए इसको संबंध कारक कहा जाता है। चलिए देखिए, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक को भी समझ लीजिए, इसके पहले का सभी कारक हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अधिकरण कारक भी समझ जाइएगा। ठीक है, अधिकरण कारक का अर्थ होता है आश्रय, किसी को कहीं पर स्थान देना, किसी को कहीं पर बैठाना, किसी को कहीं पर खड़ा करना, वो आश्रय होता है। आश्रय में अधिकरण कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में या
पर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अधिकरण मतलब आश्रय देना, स्थान देना, कहीं पर बैठाना, कहीं पर रखना, ये हो गया स्थान देना। आपको वाक्य से पता चले कि यह कहीं पर रह रहा है, कहीं पर रहने का इसका स्थान है, तो ये सभी आपको आश्रय देना होता है, और आश्रय वाली जितनी चीज़ें आएगी वो अधिकरण कारक में जाएगा, ठीक है। चलिए, वह पहाड़ के बीच में है, ये आश्रय है, वो आश्रय है। मनु कमरा के अंदर है, मनु का स्थान कहाँ है, कमरा के अंदर है। फ्रिज में आम रखा हुआ है, ठीक है, आम रखने का जगह कहाँ है, फ्रिज में। तोता डाली पर बैठा हुआ है, मतलब तोता जो है उसका बैठने का आश्रय कहाँ है, स्थान कहाँ है, डाली है। तो ये सभी आश्रय दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है कि यहाँ पर यह रह सकता है, वो आपको यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो आपको यहाँ पे ये अधिकरण कारक में चला जाएगा, ठीक है। बिल्ली मेज पर है, बिल्ली मेज पर है, यानी बिल्ली का स्थान अभी बैठने का कहाँ है, मेज है, ठीक है। यहाँ पे मछली पानी में है, के अंदर है, तो ये मछली का आश्रय है, स्थान है। तो जिसका चिड़िया घोंसला के अंदर है, यानी चिड़िया जो है वो कहाँ है, घोंसला के अंदर है, उसका रहने का स्थान है, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य को पढ़ने के बाद आपको लगे कि यह उसका स्थान है रहने का, वहाँ वो रहता ही है, तो वो सभी जो है अधिकरण कारक में जाएगा और उसका होगा में या पर, ठीक है। सीता कमरा के अंदर है, देखिए सीता का आश्रय रहने का स्थान कहाँ है, कमरा है, और कमरा के अंदर है, ठीक है। तो ये कौन सा कारक, कर्ता, कर्म, अधिकरण, कोनी, ये अधिकरण कारक है जिसमें बताया जाता है उसका रहने का स्थान, ठीक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, को, से, में या पर, ठीक है। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। में या पर का मतलब आश्रय या स्थान देना होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है संबोधन कारक। अभी तक आपने उस सभी कारक को देखा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे संबोधन कारक कैसे पहचान करेंगे कि ये संबोधन है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसको बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, संबोधन कारक कहलाता है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम को पढ़ने पर, वाक्य को पढ़ने पर आपको यदि यह पता चल रहा है कि इसमें किसी को कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई किसी से सहायता मांग रहा है, तो ये सारा जो है आपको संबोधन कारक में चला जाएगा, ठीक है। संबोधन कारक की पहचान के लिए देखिए, इसमें संबोधन कारक की पहचान के लिए एक्सक्लामेशन चिन्ह का ये प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, मित्रों मेरी सहायता करो, यहाँ पर क्या हो गया, तो पुकारा जा रहा है कि मित्र लोग आइए अब मेरी सहायता कीजिए। बच्चों अपना काम पूरा करो, बच्चों को बताया जा रहा है कि अपना काम पूरा करना चाहिए। विशु अपने घर जाओ, यहाँ पे किसी को आदेश दिया जा रहा है कि अपने घर जाओ, तो ये भी संबोधन है। भाई मुसीबत का सामना करो, इसमें किसी को कुछ बताया जा रहा है कि मुसीबत में अपना सामना खुद करना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी जो है आपको संबोधन कारक हैं, जिसमें बोलने का बोध होता है या संज्ञा का बोध होता है, वो आपको संबोधन कारक में चला जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को कारक समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी दिक्कत है तो आपके सारे महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्लासेज में हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं कारक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप सभी कारक को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और नेक्स्ट क्लासेज में अवश्य ज्वाइन कीजिए। आपको अभी हिंदी का सेशन चल रहा है, आप सभी हिंदी को अवश्य कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और जो भी शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्लास मिलने के बाद आप जल्द से जल्द जुड़ने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर 100% सफलता मिल सके, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जा रहा है, वो भी आपको सिलेबस के अनुसार और झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम पर। तो जल्दी जुड़ेंगे। धन्यवाद।